नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और आपके प्यारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है रोजगार विद तरुण। मेरा नाम है तरुण और हम देखेंगे आज की क्लास में साइंस के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपके अलग अलग एग्जाम में, जो डिफरेंट एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं, स्पेशली रेलवे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है ना, कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है। तो भाई वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, यानी परिमाण भी हो और दिशा भी हो। बात करें वॉल्यूम की, ठीक है, आयतन की बात करें तो भैया आयतन आपकी कैसी यूनिट है, आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वही आपकी अदिश राशि होती है, इस पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। द्रव्यमान भी क्या है, जिसके पास कोई दिशा नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास द्रव्यमान भी होता है, द्रव्यमान का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड का मतलब इसके पास परिमाण भी है और इसके पास दिशा भी है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई की बात करते हैं तो इसके पास भी कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है, तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। अब यहां पर आपसे अदिश राशि पूछी गई है, यानी कि जिसके पास केवल मोमेंटम हो, डायरेक्शन ना हो। अब बात करें मोमेंटम की तो भाई मोमेंटम पे डायरेक्शन भी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन द्रव्यमान यानी कि मास आपकी केवल एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसमें क्या पूछा गया था हमसे, एक स्केलर क्वांटिटी के बारे में पूछा गया था, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि एक उठा हुआ हथौड़ा है, बंदूक से चली गोली है, एक हिलता हुआ पत्थर है और एक घूमता हुआ पहिया है। अगर इसमें बात करें कि सबसे ज्यादा वर्क कौन कर सकता है, तो सबसे ज्यादा वर्क कर सकता है इसमें बंदूक से चली गोली, क्योंकि जो बंदूक से गोली चलती है वो एक लार्ज डिस्टेंस, लार्ज डिस्प्लेसमेंट करती है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदूक से चली गोली ज्यादा कार्य करती है इन चारों ऑप्शन के कंपैरिजन में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु को 2 मीटर से विस्थापित करता है और 20 जूल का कार्य करता है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल आपसे पूछा गया है। हमें मालूम है कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा हमारा फॉर्मूला है। तो भैया कार हमें दे रखा है इसमें 20 जूल का, बल हमें दे रखा है 20 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है 2 मीटर का। साथ में हमें क्या निकालना है, यहां पर एंगल निकालना है। अब देखो यार, 20 इसके नीचे हमारा 20 गुणे 2 आ गया, इज इक्वल टू में आपका आ गया कॉस थीटा। 20 से 20 कट गया, 1/2 आ गया, यहां पर आ गया आपका कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में 1/2 कब आता है, कॉस थीटा में 1/2 आता है जब थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे रखी हो। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 8 किलोग्राम की कार की गति 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य। अब इसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा लगता है, इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लगता है, मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपको क्या देगी, वर्क देगी। काइनेटिक एनर्जी में जो भी डिफरेंस निकलेगा वो क्या होगा, हमारे द्वारा किया गया कार्य होगा। तो W इज इक्वल टू, मैं बात करूं फाइनल की, तो भैया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो फाइनल की बात कर रहे हैं तो हाफ, मास हमारा सेम है 800 किलोग्राम है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, वी का करना है स्क्वायर तो कर दिया इसका स्क्वायर, माइनस इनिशियल की बात करें तो हाफ गुणे में आपका 800 गुणे में आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू, इसको काटा ये आ गया 400, सेम इसको काटा ये भी आ गया 400। इनमें से 400 आ गया आपका कॉमन, अंदर क्या बचा आपका 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू 400, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी कि 400 गुणे में आपका आ गया 75। और 75 चौक कितना होता है, 75 चौक होता है आपका 300, और साथ में आपका क्या है 2 जीरो और हैं, यानी कि आपका क्या हो गया, ये 30,000 जूल हो गया, या फिर 30 किलो
जूल भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 30 किलो जूल का हमें वर्क करना पड़ेगा उस गाड़ी की स्पीड को 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है कि एक मंच पर 10 किलो का सूटकेस लेकर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। भैया 10 किलो का वो सूटकेस लेकर के खड़ा हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूं फोर्स तो मुझे मिल जाएगा कि 10 किलो का है तो 10 गुणे में मैं 9.8 कर दूंगा, तो इसका मतलब 98 न्यूटन का तो बल लगाया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर 0 है और हमें मालूम है कि कार इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो भैया फोर्स कितना भी हो, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा आपका 0, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 0 जूल हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 7। 4 किलोग्राम की एक वस्तु क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर सेकेंड से की गति से चल रही है। इसकी गति को 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस वस्तु पर किया गया कार्य। जैसा क्वेश्चन पहले किया था वैसा ही सेम क्वेश्चन है। यहां पर भी क्या होगा, कार इज इक्वल टू आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपका रहेगा। तो भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें क्या हो जाएगा हमारा, हाफ मास दे रखा है हमें 4 किलोग्राम, वी स्क्वायर हमारा कितना है फाइनल 10 है तो 10 का हो गया स्क्वायर, माइनस हाफ मास 4 किलोग्राम और शुरुआत में इसका वेग था 5 का लग जाएगा स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू 2 से कट गया 4 बार 2 बार, 2 से कट गया 4 2 बार, तो आपका 2 तो आ गया कॉमन, अंदर आ गया आपका 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 2 गुणे में आपका आ गया 75 और 75 2 से करेंगे तो आ जाएगा 150 जूल, यानी 150 जूल इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो विस्थापन होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। When the force exerted on an object, then the work done will be zero if it has displacement। भाई वर्क कब जीरो हो सकता है, जब आप उस पर बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, अगर उसका विस्थापन ना हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तब हम बोल सकते हैं कि वहां पर हमारा किया गया कार्य भी कितना होगा, जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक लड़का 120 न्यूटन भार वाले एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। भाई इसको उठा रहा है वो, है ना, तो W इज इक्वल टू यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, mgh है वही आपका F इंटू एस वाला है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें ऊंचाई है यानी कि h है। तो यहां पर आपको mg की वैल्यू यानी फोर्स की वैल्यू आपको दे रखी है 120 और ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर की, तो 120 का 2 से किया तो कितना आ जाएगा 240 जूल आ जाएगा, यानी कि इसके द्वारा जो कार्य किया गया है वो 240 जूल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 10। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे कि बल द्वारा किया गया कार्य सकारात्मक होता है जब वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव। भाई कब पॉजिटिव हो सकता है, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आपका एक ही डायरेक्शन में हो। तो विस्थापन बल की दिशा में होता है तभी ये पॉजिटिव वर्क हो सकता है। अगर लंबवत होगा यानी परपेंडिकुलर होगा तो इसमें जीरो वर्क हो जाएगा, और बल के कारण कोई विस्थापन नहीं होता तब भी जीरो हो जाता है। विस्थापन बल के विपरीत होता है तब ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों की दिशा एक ही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस गतिविधि के बारे में कहा जा सकता है कि काम पूरा हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी सेड टू हैव वर्क डन। ऑप्शन ए है आपका हर्ष किताब पढ़ रहा है। ऑप्शन बी है पिंकी अपने सिर पर एक किताब लेकर समतल सड़क पर चल रही है। भाई किताब को ऊपर रखा है, किताब को ऊपर रखा मतलब बल लगा दिया ऊपर की तरफ और चला है आगे, कोण बन गया 90, और आपको पता होना चाहिए कोण 90 बनता है तो वहां पर कार्य कितना होता है हमारा 0, यानी कि इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। किताब पढ़ रहा है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा, बी में भी नहीं हो रहा। सी है श्रुति कुर्सी पर बैठी है, यहां भी कोई कार्य नहीं हो रहा। डी की बात करें खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही है लेकिन ऐसा करने में विफल रहती है, तो यहां भी कार्य कितना हो गया 0, मतलब इसमें किसी में भी कार्य नहीं हो पा रहा है, सभी में कार्य कैसा है, सभी में कार्य आपका 0 है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कार्य की कुशलता कहलाती है, मतलब एफिशिएंसी ऑफ वर्क किसको बोलते हैं, तो भैया कार्य करने की जो क्षमता है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की, एनर्जी की।
कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये सी है, ये डी है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा। अभी वैसे बताया मैंने आपको कि अगर किया गया कार्य जीरो है, कुछ बल भी दे रखा है, कुछ आपको विस्थापन भी दे रखा है, अगर दोनों के बीच का कोण आपका 0 डिग्री बन जाए तो वहां पर कार्य कितना हो जाएगा, वहां पर कार्य आपका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा स्थान बदलने के बाद भी नहीं बदलती। भाई आपने स्थान बदल दिया, आप एक हाइट से दूसरी हाइट पे पहुंच गए और ऊंचाई पे पहुंच गए, तो इनमें से क्या चीज है जो नहीं बदल सकती। वेट बदल सकता है, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बदलता है, ग्रेविटी की वैल्यू आपको मालूम है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है हमारे अर्थ सरफेस पे। ऊंचाई पर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण के कारण जो बल है, भाई ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हवा जो है, हवा कम मिलेगी तो आपका क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जो मास है, द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं घटता, द्रव्यमान सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, चाहे आप इवन स्पेस में भी क्यों ना चले जाएं, मास चेंज नहीं होता। तो 14th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। मतलब इनमें से ऑड को आपको बाहर निकालना है, जो ऑड है उसे आउट कर देना है। तो बात करें, स्पीड है, टाइम है, मास है और एक्सेलरेशन है। भाई किसी ना किसी तरीके से स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन तो कनेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन जो द्रव्यमान है ये कनेक्टेड नहीं है। तो हमारा यहां पर जो ऑड वन है वो मास हो जाएगा। इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा किसी पिंड की जड़ता को मापती है। भाई इनर्शिया की बात कर रहा है, तो याद रखना इनर्शिया मेजर होता है उस बॉडी के द्रव्यमान से, उस बॉडी के मास से। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। भाई अगर संवेग में परिवर्तन आ रहा है बाहरी बल की वजह से, यह बताया था न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में। किसमें बताया था, दूसरे नियम में, न्यूटन सेकंड लॉ में। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है। भाई न्यूटन के दूसरे नियम का समीकरण हमारा F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। डी की बात करें तो ये F इज इक्वल टू नहीं, ये एनर्जी है, और वो भी कौन सी है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। ये आपका E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, जो आइंस्टीन की बहुत प्रसिद्ध इक्वेशन है, जिसे हम इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के द्वारा उन्होंने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में रिलेशन दिया था। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। भाई प्रथम नियम जो है उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, यानी जड़ता का नियम भी बोलते हैं। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन की गति का दूसरा नियम बताना है आपको, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है, नहीं करता। जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है, भाई ये पहला है। यह बल के प्रभाव को समझने में सहायक है, यह बिल्कुल सही आंसर है। यह बल के प्रभाव को समझने में हमारी हेल्प करता है कि जितना ज्यादा हम बल लगाते हैं उतना ही ज्यादा किसी भी वस्तु के संवेग में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन गति के डैश नियम द्वारा दिया गया, सभी को पता है, अभी बताया भी था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेकंड लॉ के द्वारा यह बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22, गति का दूसरा नियम दर्शाता है। भाई क्या दर्शाता है, प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की स्थिति में रहेगी जब तक कि उसे शुद्ध बल की क्रिया द्वारा अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर ना किया जाए। यह पहला नियम है, यह दूसरा नियम नहीं है। जब शुद्ध बल लगाया जाता है तो प्रत्येक वस्तु समान गति से चलेगी। ऑप्शन सी है, वस्तु गति में परिवर्तन की दर लागू नेट बल के साथ बदल जाएगी।
और ऑप्शन डी है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए शुद्ध बल की दिशा में लगाए गए शुद्ध बल के समानुपाती होती है। ये हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें बताया क्या था सेकंड लॉ में बताया था कि एफ डायरेक्टली होता है आपका एम वी माइनस एम यू अपॉन टी के, यानी कि जो भी संवेग में परिवर्तन की दर है वो डायरेक्टली किसकी होती है, बल की होती है जो हमने बाहर से लगाया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है आपका 1 किलोग्राम इंटू में आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो भैया ये तो आपका मास हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, तो 1 गुणा 1 अगर हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 ही होगा, यानी कि 1 न्यूटन आपका आ जाएगा। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कुलम की बात किसके लिए आती है, कुलम की बात आती है चार्ज के लिए। ठीक है, कुलम की बात किसके लिए आती है, कुलम की बात आती है चार्ज के लिए, आवेश के लिए। पास्कल आता है आपका प्रेशर के लिए, और जूल आता है आपका एनर्जी या कार्य के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति के नियम के प्रकाशन का वर्ष क्या था। भाई न्यूटन के जो गति के नियम है वो किस वर्ष प्रकाशित किए गए थे, तो वो किए गए थे 1687 में, और जिस बुक में प्रकाशित किए गए थे उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, ठीक है, बुक का नाम भी याद रखना, प्रिंसिपिया बुक था जिसमें न्यूटन के गति के ये नियम छपे थे। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। आखिरी क्वेश्चन है कि राइफल से गोली मारी गई, यदि राइफल बिना रुके पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। भाई किसी भी बंदूक से आपने गोली चलाई तो गोली तो बहुत स्पीड से निकलती है, क्या बंदूक उसी स्पीड से पीछे आएगी, आंसर है नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर संवेग के संरक्षण का नियम लागू हो जाता है। संवेग के संरक्षण का नियम अगर लागू हो रहा है, इसका मतलब कि जो आपका संवेग बंदूक का है वही संवेग किसका होना चाहिए, बुलेट का होना चाहिए, यानी कि गोली का होना चाहिए। अब गोली का मास यानी कि द्रव्यमान तो बहुत कम है, बंदूक का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, गोली का द्रव्यमान गोली का जो वेग है वो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं गोली का वेग क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक नहीं होगा, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, ये आंसर सही हो जाएगा। बराबर हो नहीं सकता, जीरो हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन बी है ये एकदम करेक्ट आंसर है। तो आज के सेशन में हमने देखे कुल मिलाकर के 25 बेहतरीन क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सेशन पसंद आया हो, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। मुलाकात आपसे फिर होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।